नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देख भाई, आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 14 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, 2 बुलेट्स आर फायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स फ्रॉम द सेम पैलेस। भाई एक स्थान से 2 गोलियां चलती हैं और 28-28 मिनट के अंतराल पर चलती हैं। ये यहाँ तक बोला गया है। आगे हमसे बोला गया, 2 पर्सन आकाश एंड अरुण हु आर स्टैंडिंग एट ए पैलेस एंड टॉकिंग टू ईच अदर हियर द साउंड ऑफ द फर्स्ट बुलेट एंड डिसाइडेड टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट रेस्पेक्टिवली। दो आदमी हैं, अरुण और आकाश, ये यहाँ पे खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब मान लो भाई इन्होंने पहली गोली की आवाज़ सुनी 10 बजे। कितने बजे सुनी? 10 बजे। अगर ये यहीं खड़े होते तो दूसरी गोली की आवाज़ कितने बजे आती? 10:28 पे। क्यों? क्योंकि 28 मिनट के इंटरवल पर दोनों गोलियां चलती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहली गोली की आवाज़ सुनने के बाद में एक बंदा तो गोली की डायरेक्शन में ए और एक गोली की अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट आकाश हियर द सेकेंड बुलेट आफ्टर 26 मिनट। और यहाँ पे आपका पहुंच गया आकाश। कौन पहुंचा भाई? आकाश। और इसने दूसरी गोली की आवाज कब सुनी? 10:26 पे। एंड अरुण हियर इट आफ्टर 30 मिनट्स। और यहाँ पे पहुंच गया आपका कौन? अरुण। इसने जो गोली की आवाज सुनी वो कब सुनी? 10:30 पे। What is the distance between both of them when Akash hear the sound of the second bullet if the speed of wind is 195 किलोमीटर पर आवर? हमें बोला गया कि जो हवा की गति है वो कितनी है? 195 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली देखो, ये आपका जो दोनों कंसेप्ट आते हैं, एक तो वो वाला कंसेप्ट होता है आपका कि भाई एक टर्मिनल से बस चलना स्टार्ट करती है, हर 8 मिनट में बस चलती है। अगर एक आदमी वहाँ से बस की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो उसको बस हर 6 मिनट बाद में मिलती है। ऐसे वो वाला क्वेश्चन आता है जो इस बार आपका एनटीपीसी मेंस के दोनों पेपर में पूछा गया था। एक आपका सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, ये वाला गोली वाला जो मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भी ध्यान से समझना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। अरुण और आकाश यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अगर ये यहीं रहते तो इनको गोली की आवाज कब सुनाई देती? 10:28 पे। नेक्स्ट अगली गोली की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे चलाइए, क्योंकि पहली गोली की आवाज इसने 10 बजे सुनी और इसने 10 बजते ही चलना शुरू कर दिया। तो ये बंदा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की वो कितने मिनट में कवर की? 26 मिनट में। हम मान लेते हैं आकाश की स्पीड ए है, ए के है, ठीक है। तो आकाश की स्पीड ए के से उसने 26 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय की? तो आप बोल दोगे कि सर उसने ये वाली डिस्टेंस तय की यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अगर ये गोली है, अगर मैं बात करूं गोली की, तो देखो गोली ने यहाँ कितने बजे सुनाई दी? 10:26 पे। और यहाँ कब सुनाई दी? 10:28 पे। मतलब गोली ने ये वाली जो डिस्टेंस हो कितने मिनट में तय की? 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट में। और डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, तो दो। और इसकी स्पीड कितनी है भाई? 195 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, ये जो हमने 2 मिनट है और यहाँ पे जो 26 मिनट है, दोनों मिनट में है, इसलिए इसको जो स्पीड है उसको हमने किलोमीटर पर आवर में ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे काम की बात ये है कि अगर आपकी डिस्टेंस सेम है, देखो ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मैंने क्या किया, 26 मिनट को आकाश की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, टाइम इनटू स्पीड आपकी डिस्टेंस आ गई। और ये डिस्टेंस और ये जो गोली है वो 2 मिनट में 195 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डिस्टेंस तय कर रही है। तो दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ से आपकी आकाश की स्पीड निकल के आ जाएगी। वो कितनी आएगी भाई? ये 2 से 13 बार, 13 का कितना गुना है? 13 एकम 13, 13 पंजो 65, ठीक है। तो आकाश की स्पीड कितनी निकल के आएगी भाई? 15 किलोमीटर पर आवर। अगली चीज हम देखते हैं भाई। आगे हमसे बोला गया है कि जो अरुण है, अरुण को ये वाली गोली की आवाज कितने बजे सुनाई थी? 10:30 पे। मतलब अरुण ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की कितने मिनट में कवर की? 30 मिनट में। क्यों? क्योंकि 10 बजे इसने गोली की आवाज सुनी, 10 बजते ही चलना स्टार्ट कर दिया और 30 मिनट में इसने ये गोली की ये डिस्टेंस तय की। तो 30 मिनट ये चला और अरुण की स्पीड हम मान लेते हैं ए आर है। और ये बराबर किसकी हो जाएगी? देखो गोली की अगर हम बात करें तो गोली 10:28 पे यहाँ पे पहुंचती है और 10:30 पे यहाँ पे पहुंच गई। तो वही है भाई, गोली ने तो ये सेम डिस्टेंस 195 इंटू 2 में तय की। क्यों? क्योंकि 10:28 पे यहाँ पे, 10:30 पे यहाँ पे, तो 2 मिनट में तय की। स्पीड 195 है, तो यहाँ से हमें ए आर निकल के आ जाएगा। ए आर कितना निकल के आ जाएगा भाई? 2:15, तो ए आर आ जाएगा 13 किलोमीटर। मतलब जो अरुण की स्पीड है वो कितनी आ गई? 13 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि
अब यहाँ पे देखो एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इधर आकाश को चलाना है या अरुण को चलाना। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ इधर की तरफ अगर ये आएगा तो टाइम कम लेगा तो इधर आकाश आएगा, अगर अरुण को ज्यादा टाइम लग रहा है सुनने में तो अरुण जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा। इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। बेसिकली जो उसने बोला है, ये बोला है कि अरुण गोली की विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब गोली की दिशा इधर है, मतलब ये यहाँ की बात कर रहा है कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन इधर, और आकाश गोली की दिशा में, मतलब गोली की दिशा ये तो आकाश इस दिशा में जाएगा। तो वो थोड़ी सी इस सेंस में बात करने की कोशिश कर रहा है। आगे हमसे बोला गया है, इसके बाद आगे हमसे, तो जब आकाश ने दूसरी गोली की आवाज सुनी, आकाश ने दूसरी गोली की आवाज कब सुनी भाई? 10:26 पे। तो मतलब 10 बजे से इन दोनों ने चलना स्टार्ट किया और 26 मिनट बाद में इसने आकाश ने गोली की आवाज सुनी। उस समय आकाश और अरुण के बीच की दूरी क्या थी? तो देखो भाई, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कितने मिनट चले? दोनों 26 मिनट। भाई ये भी 26 मिनट चला, ये भी 26 मिनट चला, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा। दोनों की स्पीड का सम कितना हो जाएगा भाई? 13 और 15 28, और ये मिनट है उसको आर में हम चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कितना निकल के आएगा। इसको काट दो 2 से, 13 13 से कितना? 13 7 104, 13 दूना 26 और 10 36/3 का भाग दे दो भाई, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 12.1 समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन, 12.13 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय कर लेंगे। देखो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये वाला। इस क्वेश्चन को मैंने रखने का पर्पज ये है कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो इसमें आते हैं वो एक साथ समझा सकूं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये ना। एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, एसएससी रेलवे कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। इसमें हमसे बोला गया द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80, 15 नंबर का औसत हमें दे रखा है 80 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर, पहले 6 नंबर का एवरेज 72 है भाई। The average of the first 6 number is 72. The average of the next 6 number is 25% more than the average of the first 6 number. जो अगले 6 नंबर का एवरेज है वो इससे 25% ज़्यादा है। इससे 25% ज़्यादा का मतलब कितना हो गया भाई? 5/4, 18 चौक 72, 18 90। ये आ गई बात आपकी, ठीक है। अब हमसे बोला गया आगे, the 13th number is 8 more than the 15th number and the 14th number is 10 less than the 15th number। तो देखो भाई हमने बोल दिया कि हमारे पास 13वां नंबर, 14वां नंबर, 13, 14 और 15 तीन नंबर है। अगर ये वाला नंबर x है तो जो हमारा 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। ये तीन संख्याएं हमें दे रखी है और हमसे बोला गया 13वीं और 14वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ से मैं बात करूँ 13वीं और 14वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बोलोगे दोनों को जोड़ेंगे 2x-2/2, मतलब कितना आ जाएगा? x-1 की वैल्यू में निकालनी है बेसिकली, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से मैं लगा रहा हूँ डेविएशन। यहाँ पे कितना कम है भाई? -8। कितनी संख्याओं के पास? 6 संख्याओं के पास। यहाँ पे कितना ज़्यादा है भाई? +10। कितनी संख्याओं के पास? 10 संख्याओं के पास। तो जो नेट डेविएशन आया वो कितने का आया? नेट डेविएशन हमारे पास आया 60 और 48, 12 का, +12 का। +12 का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ना भाई 12, इन 12 संख्याओं के पास 12 ज़्यादा है। इन 12 संख्याओं के पास एवरेज से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो 12 होगा ये इन तीन संख्याओं के पास कम होगा, क्योंकि नेट डेविएशन हमारा 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे 12 ज़्यादा है तो इन तीन संख्याओं के पास 12 कम होगा। तो मेरे से बोला जाए कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा भाई? 80 इनका एवरेज है, उसको 3 से गुणा कर दूंगा और उसमें से 12 घटा दूंगा तो इन तीनों का सम आ जाएगा। इन तीनों का सम कितना है भाई? 3x-2 बराबर कितना आ जाएगा? 80 इंटू 3 -12। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा भाई? 80, ये 3 कट जाएगा, 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 10 -10/3। तो और हमें निकालनी है x-1 की वैल्यू, तो x-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? x-1 की वैल्यू हो जाएगी 79 - 3 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 75.67 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसके ऑप्शन दूर दूर थे, तो जरूरी नहीं कि आप पूरी कैलकुलेट करो, आपको यहाँ से देखते ही पता लग जाएगा, ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला भी देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा इस रेखा की लंबवत रेखा को दर्शाती है। देखो भाई अगर आपने
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो उनकी स्लोप होती है m1 इंटू m2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस। ये प्रॉपर्टी होती है। जब मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने जाऊंगा, m बराबर क्या होता है भाई, y बराबर एम एक्स प्लस, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी जहाँ से हम स्लोप निकालते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, y बराबर, यहाँ से हमारे पास बनेगा भाई y बराबर -4x/5 प्लस 20/5। y बराबर एम एक्स प्लस सी बन गया। तो यहाँ पे अगर m की वैल्यू निकालने के लिए बोला तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5। ठीक है, और हमें पता है m1 इंटू m2 बराबर कितना होना चाहिए, -1। तो m1 है भाई -4/5, m2 हमें निकालना है और ये बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 के। तो यहाँ से जो हमारी, सॉरी, ये बराबर हो जाएगा -1 के। m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, -1। तो यहाँ से जो m2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 5/4। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें m2 की वैल्यू 5/4 आ रही है। तो देखो ये वाला हमारा सीधा सीधा ऑप्शन है जहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में m की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई आपका नंबर सिस्टम का। इसमें हमसे बोला गया है द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 इज इनफाइनाइट। देखो भाई किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ये आपका 6th 7th 8th क्लास में से किसी क्लास का क्वेश्चन होगा। बहुत ऐसे समझ लो, ये जो चीज़ें होती है नंबर सिस्टम की छोटी छोटी, बहुत एग्जाम्स में, स्पेशली रेलवे की अगर मैं बात करूँ, आरआरबी की, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दो, एनटीपीसी का एग्जाम दो, वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा जो बेसिकली किससे होता है, आपका इसके नंबर सिस्टम के बेसिक से। नंबर सिस्टम हो या ज्योमेट्री, उनके बेसिक से एक ना एक क्वेश्चन वहां से आता ही है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन रुपीज x प्लस 500 इज इन्वेस्टेड एट 32% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। x प्लस 500 रुपये 4 साल के लिए 32% की रेट से इन्वेस्ट किए गए। तो जो यहाँ से इंटरेस्ट आया, yes to the interest received when x minus 500 is invested at 20% per annum compounded interest compounded annually for 2 years is 64:11। देखो भाई x प्लस 500 को 4 साल के लिए 32% की दर से इन्वेस्ट किया और x माइनस 500 को 2 साल के लिए 20% की दर से इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से कितना इंटरेस्ट आता है, 44/100। भाई 20% की दर से 2 साल का जो CI होता है वो कितना होता है, 44%। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 64/11। तो 100 से 100 कट जाएगा भाई यहाँ पे, 32 दूना 64 और ये 2 बार कटा और ये 11 चौकड़ा 44। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास x प्लस 500 बट्टा x माइनस 500 जो आएगा वो क्या आएगा, 2/1 आया। ठीक है, तो यहाँ से मैं CND लगाऊंगा तो x बट्टा 500 बराबर कितना आ जाएगा, 3/1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1500। और हमसे यही पूछा गया कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, तो 1500 हो जाएगी। अब यहाँ पे मेन चीज़ है वो ये कि आप क्वेश्चन को पढ़ के कितना जल्दी एग्जाम हॉल में समझ पाते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको स्किप करो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसका मेन पर्पज ये है कि आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये रेट लिस्ट है भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इन सबको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। देखो भाई ये तो आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है, छोटा कोण कितना होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, संपूरक कोण जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है, 180, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 डिग्री। हमसे पूछा गया छोटा कोण। छोटा कोण मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस करो और 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये कि कई बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज होना चाहते हैं कि भाई संपूरक कोण क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी फोकस करते रहो। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरी लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे एसपी सेम है, 2 ड्रायर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से बेचता है, मतलब यहाँ पे क्या सेम है, एसपी। अब देखो भाई जब एसपी सेम होता है तो मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, 2x y/x+y वाला। ये एक फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई करता हूँ जब एसपी सेम होता है। तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो जाननी है तो आप आरजी एजुकेशन पे देखोगे सेम एसपी वाले में, तो इसका जो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा।
2xy अपॉन एक्स प्लस वाई क्या कहता है 2x, मतलब हुआ 5% का लाभ, 5% का लाभ मतलब 105, 30% की हानि मतलब 70, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई मतलब 105 और 70 का सम कितना हो गया भाई 175। ठीक है, अब देखो हम इसको काटते हैं, 25 से कितनी बार कटेगा 25 7 175, 25 मतलब ये 5 से कटेगा कितना 21 पंजे 105 और ये कटेगा 14 पंजे 70। ठीक है, 7 से कट गया कितनी बार 3 बार, 3 दूना 6, 14 पंजे 84, कितना आ गया 84%, मतलब 84% हमें टोटल मिला। तो लॉस कितने का हुआ 16% का, क्योंकि भाई टोटल हमारा 100% होता है ना सीपी, उसमें से हमें कितना मिला 84%, तो लॉस कितने का हुआ 60% का। ठीक है, बाकी और जो तरीके उनसे भी कर सकते हो, मैं इसमें 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई वाला तरीका लगाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ये संख्याएं दे रखी है, फाइंड द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो इनके ऑब्जर्वेशन निकालने के मीडियन निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। तो जब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा, देखो एग्जाम हॉल में जो सबसे बड़ा टास्क होता है ना, वो यही होता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने में टाइम लग जाता है आपको। आप एक ही ढूंढ के करोगे भाई 11 आ रहा है, 11 के बाद में क्या आ रहा है भाई 11 के बाद में 11 के बाद में 18, 11 के बाद में 18 आ रहा है, 18 के बाद में क्या आ रहा है भाई 11 18 27, 27 के बाद में आ रहा है 30, 30 के बाद में आ रहा है 34, 30 34, 34 के बाद में आ रहा है 35, 35 के बाद में आ रहा है सीधा 52, 52 के बाद में 76, 83, 84, यही आ रहा है भाई। और सॉरी 81 भी है भाई, 81 भी बीच में। तो टोटल कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, मतलब हमें क्या लेनी है छठी टर्म लेनी है 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा 35। अब इस क्वेश्चन के साथ जो बड़ी चीज वो यही है कि आप 11 नंबर दिए हुए, इनको जब आप ऐसे इस तरीके से अरेंज करोगे तो आपका कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। देखो देखने में ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन जब आप इनको एग्जाम हॉल में टैकल करते हो तो टाइम लगता है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है, एक गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। देखो भाई अगर व्यास आपका 98 है तो जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 49। अगर रेडियस 49 है मतलब ये 7 का कितना गुना है 7 गुना। और मैं बार बार आपको एक चीज बता चुका हूँ कि भाई जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर 4। जब रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है 154। अब रेडियस 7 का मल्टीपल है तो क्या कर दोगे, इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके से। तो बस ये आपका एक लाइन में आंसर आ गया, अगर आपको चीजें पता है तो। मैंने क्या बताया भाई, जब आपकी रेडियस 7 होती है तो जो एरिया होता है वो कितना होता है 154। और जब आपकी रेडियस 7 होती है जो आपका पैरामीटर होता है वो कितना होता है 44। ये गांठ मान लो। अब अगर आपकी रेडियस मान लो 14 हो गई तो जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 154 का, ये 7 का 2 गुना है तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है ना भाई आपके एरिया में। तो 154 का 4 गुना मतलब 616, और ये कितना हो जाएगा सीधा 2 गुना मतलब 88। क्यों, क्योंकि इसमें तो 2 पाई r ही होता है भाई पैरामीटर में। पैरामीटर में स्क्वायर नहीं होता ना, आर ही होता है, तो इसलिए सीधा जितना गुणा है उससे हो जाएगी। और अगर यहाँ पे एरिया की बात की जाए तो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखो भाई, गांठ मान लो इसको। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे भाई यहाँ से। 4 चौको 16, 9 छकी 54, 4 यूनिट डिजिट आएगा हमारा। 4 यूनिट डिजिट 1 2 3 ऑप्शन का है, तो यूनिट डिजिट तो हमारा काम कर नहीं रहा। बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कैलकुलेशन नहीं तो आप डिजिट सम से कर सकते हो। डिजिट सम से आप जाओगे 5 और 4 9, 4 इंटू 1 इंटू 4 चौको 16, 7 इसका डिजिट सम बन रहा है। 7 डिजिट सम किसका है भाई 8 और 1 9, 4 और 3 7 इसका है। इसका है क्या 9, 4 3 7 इसका भी नहीं है। 3 3 6 6 4 10, 10 और 18 2 इसका भी नहीं। एक ही ऑप्शन है ए जिसका डिजिट सम 7 है। लेकिन आप जब तक डिजिट सम करोगे तब तक तो इसकी कैलकुलेशन भी कर ही लोगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ कोण ए बनाती है। ये लो भाई, ये ए कोण बनाती है। tan ए 15/8 दे रखा है। tan ए बराबर क्या होता है भाई आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, ये जो ऊंचाई है ये कितनी है 30, मतलब 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है भाई। 15 का 2 गुना 30, तो 8 का 2 गुना 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो ठीक है भैया, हमारे 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। मेन चीज इस पेपर में जो मेरे को समझाने की थी वही थी कि आपको, मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई टाइप नहीं रहे जिनकी आप प्रैक्टिस नहीं करो। तो मैंने ट्राई किया है कि इसमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूँ जो आप अक्सर छोड़ देते हो या अक्सर एग्जाम में या टेस्ट में आपके बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई।